चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बोहर मॉडल का। जो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की वो समझ आई थी ना, क्या लिमिटेशन थी? एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जिन्होंने बोला था कि अगर कोई अपोजिटली चार्ज आयन को हम रिवॉल्व करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा। इस वजह से उसकी खुद की एनर्जी कम होती जाएगी। एनर्जी कम होगी तो वो सेम रेडियस मेंटेन नहीं कर पाएगा और एट लास्ट वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और इसका कोई सॉल्यूशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। दूसरा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। इस वजह से बोहर मॉडल को कंसिडर किया गया। बोहर मॉडल एक काफी अच्छा मॉडल है अभी तक, है ना। लेकिन बोहर मॉडल की भी काफी सारी लिमिटेशंस होगी जो हम आज में या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बोहर मॉडल क्या बोलता है कि एटम, सबसे पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, जो रदरफोर्ड ने भी लगभग बता ही दिया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है ना, तो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। और ना तो एनर्जी, ये वाला पॉइंट अभी नहीं लिखा है इस वजह से मैं बता नहीं रहा हूँ, अभी वो लिखूंगा। अब वो अंदर की साइड क्यों नहीं आता है, तो इसका रीजन बोहर ने बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, वो इक्वल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जो कि अंदर की तरफ लगता है। अगर अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। ठीक है। दोनों के हमने फॉर्मूला देखे हैं। ये देखा है पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R2 आर स्क्वायर, है ना। अब ये Q1 क्या है हमारा? Q1 है ZE। Z मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें बता रहे हैं। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे। एक बच्ची का मेरे पास डाउट आया था कि सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, आपने तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम लिखा। तो बेटा वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज आए हैं। ठीक है। वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बता रहे। ठीक है। तो दोनों पे चार्ज सिमिलर है तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तभी एटम न्यूट्रल है। ठीक है। तो जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ई क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? दोनों Q1 निकाल लिया, Q2 निकाल लिया, यहाँ पे रख दिया तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? एटम की रेडियस। क्लियर? यस सेंट्रीपिटल सर। फोर्स का भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है mv² अपॉन आर। हमने बोला है दोनों इक्वल होते हैं तो mv² अपॉन आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमने कर दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है। एक और इक्वेशन है बोहर मॉडल की। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम काफी सारे फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। चौथा जो पोस्टुलेट था बोहर मॉडल का वो लिखो, आउट ऑफ द इनफाइनाइट। साथ साथ लिखना बेटा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं समझाते चलूंगा लिखवाते चलूंगा। Out of the infinite orbits, electron can revolve only in those paths or orbits in which its angular momentum is integral multiple of h/2π। ठीक है। किसी भी एटम में, पहले लिख लो चलो फिर मैं समझाता हूँ। अभी तक बच्चे आ रहे हैं बेटा, क्या इससे पहले भी कोई क्लास थी क्या? नो सर। बच्चों वीडियो ऑन कर लो यार अपनी, सोने सोने फेस तो दिखा दो। पार्थ ने तो ऑन कर रखा है। साहिल बेटा ब्लैकआउट स्क्रीन दिख रही है तुम्हारी? स्वप्निल
स्वप्निल ने भी दिखा दिया। चलो, बोरीवली एंड विरार की बच्चे ना इसमें, अंधेरी का तो कोई नहीं है। अंधेरी चर्च गेट, अनिकेत, ध्रुव। I am from Churchgate. ओके, चलो अब लिख लिया सभी ने। देखो किसी भी सर। एटम में ना मिलियंस ऑफ शेल्स होते हैं। हाँ बोलो बेटा, सर जल्दी बोलो। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है वो लास्ट में? h अपॉन 2 पाई। h अपॉन थैंक टू यू पाई सर। किसी भी एटम में मिलियंस ऑफ शेल होने वाले हैं। जैसे ऐसे मिलियंस ऑफ शेल बना देता हूँ। मिलियंस तो नहीं बना पाऊंगा, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें काफी चूजी होता है इलेक्ट्रॉन। उन्हीं शेल्स को चूज करेगा जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है ना h अपॉन 2 पाई के इंट्रीगल मल्टीपल हो। या तो वो h अपॉन 2 पाई हो, या 2h अपॉन 2 पाई हो, या फिर 3h अपॉन 2 पाई हो, या फिर 4h अपॉन 2 पाई हो। अब बात आती है ये एंगुलर मोमेंटम क्या है। किसी भी, जैसे हमें किसी ग्राउंड में ना अपनी कार को ऐसे राउंड राउंड घुमाना है, तो हम क्या करेंगे कि स्टेयरिंग को एक एंगल पे फिक्स कर देंगे तो वो अपने आप घूमने लग जाएगी। तो हमने क्या किया, उस एंगल पे मोमेंटम दिखाने के लिए स्टेयरिंग को एक एंगल पे फिक्स कर दिए। समझ आया ना? तो इलेक्ट्रॉन भी उन्हीं पार्ट्स को सेलेक्ट करने वाला है जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो, h अपॉन 2 पाई। h क्या है यहाँ पे आपको पता ही है, प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, या तो वो h अपॉन 2 पाई हो, या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब वो 2h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 3h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 4h अपॉन 2 पाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 1.5h अपॉन 2 पाई हो जाए। ये भी हो सकता है 3h अपॉन 2 पाई है, सॉरी ये नहीं हो सकता। 1.1h 2 पाई नहीं हो सकता। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो सकती है, होल नंबर हो सकती है। समझ आया? मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपने अपने जिस पाथ पे वो रिवॉल्व करने वाला है वो सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट कैसे किया उसने, उन्हीं शेल्स को सेलेक्ट किया है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। वो किसके बराबर होनी चाहिए, nh अपॉन 2 पाई के। ये हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। सेकंड इक्वेशन में बोल रहा हूँ। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल। क्लियर? आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? आ रही है सर सर। आवाज आ रही है। बेटा रेस्पॉन्स करते रहो यार, मेरा आईपैड डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में। ओके सर। इतनी लेट तक कौन ज्वाइन हो रहा है ये? सो गए थे क्या दिन में? ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है, ये लिखना, दैट इज एंगुलर मोमेंटम of electron is quantized in Bohr model। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से मॉडल में एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड बताया गया है। क्वांटाइज मतलब जिसमें हम एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? यस सर। यस सर। फिफ्थ पोस्टुलेट्स लिखो। वेरी गुड। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग या फिर इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारे जो उनके ड्रॉबैक से रदरफोर्ड के उनके सॉल्यूशन से, लूजेस नॉर गेन एनर्जी। ठीक है, उन्होंने तो क्या बोला था कि जैसे जैसे वो रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा, जबकि बोहर ने बोला है कि ना तो वो एमिट करेगा
ना ही एब्जॉर्ब करेगा। Therefore these shells are called stationary orbits. नोट करो। कर लिया? यस सर। इसका सर मतलब वन ये डाउट है कि नो सर। हाँ बोलो बेटा, डाउट बोलो पहले। सर, अगर उसके ऑर्बिट में स्टेबल रहना है सर, उसके लिए एनर्जी तो लगेगा ही ना, तो फिर वो नेदर एनर्जी लूजेस नहीं लग रहा ना बेटा। नॉट। अब आप खुद सोचो कि आपको है ना दो तरह से लोगों ने बांध रखा है, ठीक है? तो आपको अपनी जगह पे बनने रहने के लिए क्या एनर्जी लगानी पड़ेगी या देनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना आपको, तो वो हाँ सर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस वजह से आप मूव कर रहे हो। और आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि बाहर भी एक फोर्स लगा रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो आप एनर्जी एमिट करने वाले थे उतनी आप एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, तो नेट एनर्जी तो जीरो ही ना। यस सर। क्लियर? कर दो ही रहे दिए। क्लियर। 6 देखो 6 पॉइंट, when an electron moves from, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर शेल से हायर शेल में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, लोअर शेल से हायर शेल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, को एमिट करेगा। अभी तो मैंने बोला कि ना तो वो एनर्जी एमिट करने वाला है ना एब्जॉर्ब करने वाला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये क्या लिख पा रहा हूँ? थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ? सर हुआ कि एनर्जी नहीं? वो तभी एब्जॉर्ब या फिर एमिट करेगा ना जब मतलब कुछ लाइट इंसिडेंट होगी उस पे, तभी हाँ एमिट करेगा ना। अगर देखो, अगर हम एटम को एनर्जी खुद से देंगे, जबरदस्ती हम उसको खिला रहे पिला रहे, तो वो सामने वाला उल्टी करेगा ना। वही काम यहाँ हो रहा है। गलत वो मत लेना। अगर हम एटम को एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हमें देने वाला है, ठीक है? जैसे ये चार शेल है, चार शेल के उसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन था, हमने एनर्जी दी, उसने क्या किया? एनर्जी ले ली और इलेक्ट्रॉन को अपर शेल में, हायर शेल में भेजा। तो कब भेजा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। लेकिन हायर शेल तो उसका परमानेंट घर नहीं है, तो वो क्या करेगा? वापिस से इस यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करेगा ना। जब वो हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो उतनी एनर्जी एमिट करेगा जितनी उसने लोअर शेल से हायर शेल में जाने में एब्जॉर्ब की थी। मतलब मैं यहाँ लिखा रहा हूँ कि अगर हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहें, लोअर शेल से हायर शेल में भेजना चाहें, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर वो आ भी गया ऊपर तो वो क्या कोशिश करेगा? वापिस से नीचे जाने की, है ना? आप घूमने फिरने जाते हो, ऐसा तो नहीं हो कि जा जाते हो वहीं रुक जाते हो, वहीं रहने लग जाते हो, वापिस से घर आते हो ना। ये भी इलेक्ट्रॉन वापिस से अपने शेल में आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा। मतलब जितनी एनर्जी उसको हायर लोअर शेल से हायर शेल में जाने के लिए एब्जॉर्ब करनी पड़ी थी, उतनी एनर्जी वो हायर शेल से लोअर शेल में जाने पर एमिट करेगा। बात समझ आई? वो खुद Yes, से sir. कुछ नहीं करने वाला है। खुद से वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को घूमने भेज दे कि तुम ऊपर होकर आओ फिर आ जाना थोड़ी देर बाद। अगर हम उसको एनर्जी देंगे तो वो ऐसा करने वाले हैं। क्लियर? Yes, sir. सर यस अगर वो लोअर शेल से हायर शेल में जा रहे हैं तो वापस आएगा हाँ ही, हाँ ऐसा है? हाँ ऐसा है बेटा। अभी ये चीज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये जो बोहर मॉडल है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है ओनली, हम सारे एटम्स के लिए नहीं कर रहे। क्लियर? सर तो फिर हाइड्रोजन के हमें केस में ऐसा ही होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर तो फिर हमें रेडियो एक्टिव स्पीशीज जैसे एलिमेंट कैसे होता है उसके अंदर? बेटा वो
उसके लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। आप ये ध्यान रखो कि ये सिर्फ हम हाइड्रोजन, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस 2, बोरॉन प्लस 3 इनके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। कि उनका इलेक्ट्रॉन अगर हमने एनर्जी दी, वो हायर शेल में चला गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, और एनर्जी को एमिट कब करेगा, जब वो हायर शेल से लोअर शेल में आएगा। इसके बाद ही जस्ट हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, उसमें भी ये चीज देखेंगे, ठीक है। ओके सर। एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब किसके बराबर होने वाली, डेल्टा ई। मैंने बताया कि हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, बताया था। उन फिक्स्ड एनर्जी के चेंज को ही हम ये बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि लोअर से वो हायर में गया, तो लोअर की एनर्जी E/2, हायर की एनर्जी है, ठीक है। दोनों में जो चेंज आएगा, अभी मैं आपको एनर्जी कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। हम एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला भी देखेंगे, तब इसको अच्छे से यूज करना सीखेंगे, ठीक है। दोनों एनर्जी शेल के बीच का जो एनर्जी गैप है, वही क्या हमारा, या तो एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। एमिट कब होगी, जब वो हायर से लोअर में आ रहा है, और एब्जॉर्ब कब हो रही है, जब वो लोअर से हायर में जा रहा है। क्लियर? यस सर। ये एनर्जी यस कैलकुलेट सर। करना मैं सिखा दूंगा अभी, कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। सेवंथ देखो, जैसे ये 3 शेल है, n=1, n=2, n=3, ठीक है। अगर ये हायर शेल, लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है, लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है, तो क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। और अगर वो हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है, तो फोटोन को क्या करेगा, वो एमिट करेगा। यही पढ़ा है हमने। फोटोन की एनर्जी का क्या यस सर। फॉर्मूला होता है, Sc/लैम्डा। लैम्डा को मैं यहाँ पर एब्जॉर्ब के केस में लैम्डा एब्जॉर्ब लिख रहा हूँ। ये क्या होगा, En3, एनर्जी ऑफ शेल 3 माइनस En1 का मॉड्यूलस। तो यहां से हमें पता चलेगी कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। अगर मुझे एनर्जी एमिट निकालनी है, तो Sc/लैम्डा एमिट। लैम्डा एमिट क्या है, जब वो हायर शेल से लोअर शेल में आ रहे, तब क्या होगा, En1 माइनस En3 का मॉड्यूलस। जो 6 पॉइंट था, उसी को मैंने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर वो लोअर शेल से हायर शेल में जा रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे निकालेंगे, Sc/लैम्डा करके। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल माइनस, सॉरी, एनर्जी ऑफ थर्ड शेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से ही जाए, वो सेकंड से भी थर्ड में जा सकता है, सेकंड से वो 5 में भी जा सकता है, सेकंड से वो 8th में भी जा सकता है, ठीक है। तो हमें सबकी एनर्जी कैलकुलेट करना है, आगे चल के हम कैलकुलेट करेंगे। सर इधर क्लियर? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी एमिटेड दोनों का सेम वैल्यू आएगा ना? हाँ बेटा, सेम वैल्यू आएगा, बट वो ध्यान होना चाहिए कि एब्जॉर्ब हो रही है कि एमिट, उसका मैंने बता ही दिया है। लोअर से हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब, हायर से लोअर जाएगा तो एमिट। क्लियर? अब हमें 2 फॉर्मूले याद रखने, पहले ही इक्वेशन तो ये, दूसरी इक्वेशन ये। दोनों इक्वेशन को यूज करके हम नए नए फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने लगेंगे, ठीक है। डेरिवेशन हमें याद नहीं रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ के तो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड सर इंपॉर्टेंट प्लीज शो टॉपिक द है, ये प्रीवियस नोट पेज कर लिया। सर। हाँ जल्दी करो बेटा। यस सर, डन। चलो नेक्स्ट, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला रिलेटेड टू बोहर मॉडल। ठीक है, पहला फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं रेडियस का, रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट।
और शेल, हर शेल की अलग अलग रेडियस निकालेंगे। ठीक है, पहला हमने फॉर्मूला लिखा था वहां पे, फर्स्ट इक्वेशन mv² अपॉन r इक्वल टू kz² अपॉन r स्क्वायर, राइट। ये पहली इक्वेशन थी, और ये दूसरी इक्वेशन थी एंगुलर मोमेंटम की, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। वेलोसिटी क्या होगा, nh अपॉन 2 पाई mr। कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस यहाँ से m और r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यस सर। यस सर। नोट करो जल्दी से, साथ साथ लिखते चलना बेटा। डेरिवेशन है, सिंपल सर। डेरिवेशन है, कोई डिफिकल्टी नहीं। हाँ सर हम लोग जो फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करके ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी यूज कर सकते हैं ना, आप डाल सकते हैं ना। हाँ हाँ, अपने हिसाब से आप रेडियस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोई इसमें काम का नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है ना। फॉर्मूला कैसे भी निकालो, फॉर्मूला वही आना चाहिए जो हम याद करने वाले। हो गया ना यहाँ तक? अब देखो, जो 3, ये इसको थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ मैं, इसको मैं फर्स्ट में यूज कर रहा हूँ, v की वैल्यू को फर्स्ट में यूज कर रहा हूँ। m इंटू इसका स्क्वायर है, v का स्क्वायर, तो n स्क्वायर h स्क्वायर, ये h है, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू के जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर? यस सर। देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? अरे बेटा, मैंने बस ये जो थर्ड इक्वेशन में v की वैल्यू है ना, उसको यहाँ पर रखना है फर्स्ट इक्वेशन में, ओके और कुछ सर। भी नहीं किया। ओके। m बाई आर है। क्लियर? यस अब सर। देखो, यहाँ से r का फॉर्मूला आ रहा है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डरना नहीं है। m से m कट रहा है क्या? m से नीचे m कट रहा है, m से ये m का स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। बोलो सही है? यस सर। है ना? अब देखो, यहाँ पर हमारे पास किस किस की वैल्यू है? हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, सभी को याद है। के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू भी आपको याद होगी, फिजिक्स में काफी ज्यादा आती है। ठीक है, जेड, जेड क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर, जो अलग अलग एटम के लिए डिफरेंट होगा, तो ये वेरिएबल है, इसकी नहीं है। ई की तो पता है, ई यस सर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, पाई की भी पता है, एम मास ऑफ यस। इलेक्ट्रॉन भी पता है, सभी पता है ना। तो इसका जो, जब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे तो ये डायरेक्ट वैल्यू हमें याद रखनी है, वो आएगी 0.529। क्या आने वाली है? 0.529, जब इन सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, वैल्यूज याद रखने की ज्यादा कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखो 0.529। और क्या बचा था? एन स्क्वायर अपॉन जी बचा था। ठीक है, और ये जो आर की वैल्यू आ रही है ना, ये एंगस्ट्रॉम में आ रही है, ये हमें याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है। समझ आया? यस सर। कुछ कुछ एडवांस के क्वेश्चन में हमें ना ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, हो गया? समझे कि सर नहीं वो समझे सब? 0.52 ग्राम्स है। 5 to 9 है बेटा, बीच में वो ग्राम ठीक है क्यों सर, लिखूंगा हाँ। मैं? वो जी जैसा लगा सर मुझे। हाँ, 5 to 9 है, 0.5 to 9 इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखना है।
ठीक है, कर दो इरेज। यस सर। देखो अब मैं इसी फॉर्मूला का यूज हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहा हूँ, उसके भी फर्स्ट शेल के लिए। फर्स्ट शेल के लिए n इक्वल टू क्या होने वाला है 1। तो जब मैं r नोट लिखूं ना तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मतलब है इसका r नोट का 0.529 n स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, z क्या होता है हाइड्रोजन का 1, तो इक्वल टू क्या आने वाला है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो वो कभी भी ये नहीं बोलने वाला है कि हाइड्रोजन की रेडियस की वो आपको वैल्यू दे दे। आपको ये याद रखनी है हाइड्रोजन की रेडियस क्या होने वाली है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? इसको हम बोहर रेडियस भी बोलने वाले हैं। वो सिर्फ क्वेश्चन में यही देगा बोहर रेडियस। बोहर रेडियस का मतलब आपको समझना है कि वो हाइड्रोजन की रेडियस का बारे में बात कर रहा है जिसकी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कोई और एटम हो या कोई और एन हो तो उसको आर एन से हम यूज कर रहे हैं 0.529 अपॉन या फिर एन स्क्वायर अपॉन जी एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हमें जैसे कंपेयर करना है तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? खुद सोच के बताना। क्या मैं आर एन को इनवर्सली या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता सकता हूँ एन स्क्वायर अपॉन जी के? बोलो। यस सर, यस यस। सर। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे हमारी रेडियस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ शेल, एन नंबर ऑफ शेल ही है ना, यस। इट्स यस सर। रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है, इन पे ही क्वेश्चन आने वाले। नोट करो जल्दी से। एक और चीज समझो, अगर मुझे दो रेडियस को कंपेयर करना है तो मैं क्या इस तरह से कर सकता हूँ r1 बाई r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इनटू z2 स्क्वायर सॉरी z2 अपॉन z1। बोलो, कर सकता हूँ क्या? यस सर, यस, कर सकते मैंने हैं। क्या किया है, यस दो सर, कर अलग सकते हैं। अलग बार रेडियस के फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, उन दोनों को डिवाइड कर दिया है, तो ये फॉर्मूला बना है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हमें दो रेडियस को कंपेयर करना है, टू कंपेयर टू रेडियस। क्लियर? वो अगर ऐसा बोल दे कि हीलियम के फर्स्ट शेल की रेडियस बताओ, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की रेडियस ये है, तो कंपेयर हम इसी तरह से करेंगे। हीलियम का फर्स्ट शेल दे दिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है, हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल दे दिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है, और हाइड्रोजन की रेडियस भी उसने क्वेश्चन में दे रखी है, तो R2 हम निकाल लेंगे। क्लियर? यस सर। और यस सर सर। ऊपर ना जब भी आप हाँ हाइड्रोजन का रेडियस निकाल रहे थे वहां पर ना आपने 1 स्क्वायर अपॉन 1 लिखा है, वहां पर 1 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा ना सर बेटा, हाइड्रोजन फॉर्मूला का के? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर 1 होता है ना, पर हाँ वो तो 1 अपॉन ही तो 2 लिखा है। होएगा ना सर। ये 2 एन नहीं है बेटा, स्क्वायर ये अब, Z है, ये Z है, Z। सॉरी सर। Z है ये, है ना, ध्यान रखना, एन स्क्वायर अपॉन Z, Z। सर हाँ सर आपने जो है ना वो आर रेडियस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, उसमें आपने जी क्यों लिखा है? Z तो है बेटा, ये Z है ना एटॉमिक नंबर, 2 नहीं है ये, ध्यान रखना अगर किसी को हाँ तो प्रॉब्लम। Z, वो हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। बेटा, तो ये जेड पूरे उधर का तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। प्रोपोर्शनल है ना। हाँ, Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पूरी वैल्यू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एन स्क्वायर अपॉन Z। अच्छा ओके। अरे बेटा, आप जैसे बोल दो कि Z है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x बाई y के, ऐसा ही तो बोलोगे, ऐसा तो ना बोलोगे कि z, इसको ऐसा बोल सकते हो कि z इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के एंड z इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, लेकिन पूरी वैल्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना।
हाँ सर समझा। क्लियर? लिखा है Yes, यहाँ sir. तक? Sir, चलो। सर can you नहीं, zoom ऊपर out? करना है। ये जल्दी नोट हाँ करो, सर। कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला डिराइव किया है, मैंने बता दिया है। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है, या फिर सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला, ठीक है। और ये सेकंड वाले फॉर्मूले को कब यूज करेंगे? जब हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, आप ये तो कांस्टेंट है वैल्यू, आप आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो एन स्क्वायर अपॉन जी के, है ना। इक्वेट कर सकते हो 2 अलग अलग रेडियस को, इक्वेट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? कर दूं इरेज? सर यस सर। अब देखो, अब हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। इससे पहले कभी फिजिक्स या मैथ्स में ग्राफ बनाए? यस यस सर। सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो, सिंपल सिंपल ग्राफ होते हैं केमिस्ट्री में, याद भी हो जाएंगे आपको। ये हमारा फॉर्मूला है, r इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जी। पहला हम ग्राफ बना रहे हैं r और n के बीच में, ठीक है। r और n के बीच में ग्राफ बनने वाला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, यही बनेगा ना? यस सर। बोलो। ये हमेशा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, हमेशा पैराबोला बनता है। अब पैराबोला भी 2 तरह के होते हैं। पैराबोला में चलो n, ये जो x की जगह ना आप कुछ भी वैल्यू रखो, तो r की आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। n की वैल्यू -2 रखोगे तब भी r की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि वो स्क्वायर हो रही है। तो कौन सा पैराबोला पैराबोला बनेगा? पॉजिटिव पैराबोला, कुछ इस तरह से। पर सर एन की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं ना इधर। हाँ, नेगेटिव तो होगी नहीं, लेकिन हमेशा ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो हमेशा पॉजिटिव पैराबोला बनाता है, इस तरह से। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना है हमें, ये इक्वेशन में हमें हमारा हमेशा पैराबोला बनने वाला है। एक ग्राफ बनाने वाले हैं हम, ये वाला तो आप सभी को अच्छे से याद भी होगा, आर एन इन और एन स्क्वायर के बीच में। ये कौन सा बनने वाला है? y इक्वल टू एम एक्स का। ये कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। c की वैल्यू 0 है ना, इंटरसेप्ट 0 है, तो यहां से हम स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे 0 से। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो नो सर। प्रॉब्लम। नो सर नोट करो। है क्या बेटा प्रॉब्लम? बेटा फ्रेंकली बोलना, फ्रेंड फ्रेंड मानना मुझे, है ना। गाली मत देना लेकिन कभी। हो गया? हो गया? और ग्राफ बनाने हैं अभी? 2 मिनट सर, सर 10 मिनट। ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा बेटा, बहुत सारे ग्राफ काम में आने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ध्यान देना कि हम कौन कौन से ग्राफ बना रहे हैं। हमेशा याद करना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला बनाया था, y इक्वल टू एम एक्स का हमने पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला स्ट्रेट लाइन बनाई थी। ये तो पता होगा ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यस। ये वाला ग्राफ हम बना चुके हैं शायद एक बार तो। हाँ सर नहीं भी बनाया तो आगे भी काम पड़ेगा, हम बनाते रहेंगे। डन सर। चलो, दूसरा ग्राफ देखो। मैं आर एन एन जी के बारे में बना रहा हूं। अब z क्या है हमारा? y इक्वल टू, z क्या है? नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका है ना हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने वाला है। कौन सा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हाइपरबोला, इस तरह का। क्लियर? जो रेडियस थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, मतलब z की अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
जैसे जैसे z बढ़ रहा है रेडियस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी को तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्लियर? एक है आर एन और 1/z के। अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/z। कौन सा ग्राफ हो गया वापस से, y = mx का। m क्या है हमारा, स्लोप है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 2 नहीं है बेटा, z है। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग को समझ के चलना। सर हाँ सर जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ है तो हाँ। उसमें z की वो निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा ना? अब ये तो बेटा आप मैथमेटिक्स वाले सर से ही पूछना। मुझे तो बस इतना ही याद है कि जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ऑफ कोर्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। अब वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये मुझे ध्यान नहीं। ठीक है, इसमें तो आप अपने मैथ वाले सर। क्लियर? यस सर। हो गया ये? चारों ग्राफ समझ आ गए ना? यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ